वेलकम टू ओब्लिक प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि विगत कुछ महीनों में परीक्षाएं होने वाली हैं। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसी के तहत हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी प्रतिषेध। तो इस प्रश्न के उत्तर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक किसे माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। ये कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे पुलिस को 24 घंटा ही अपने पास रिमांड का अधिकार होता है। यानी 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। तो इसे किसी व्यक्ति की कह सकते हैं स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। अब बात ये करते हैं कि भारत के संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? तो भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत का संविधान जो अनुच्छेद 32 है, जिसका संबंध यानी सर्वोच्च न्यायालय से है, सुप्रीम कोर्ट से है, और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। इन दो अनुच्छेदों के तहत देखा जाए तो भारत में 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। तो पहला रीट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। तो वहीं पर दूसरा जो रीट होता है उसे कहते हैं आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, जिसे कहते हैं क्यू वारंटो, क्यू वारंटो। तीसरे रीट की बात किया जाए तो तीसरा रीट आपका है परमादेश, परमादेश, इसे कहते हैं मैंडमस, मैंडमस। चौथे रीट की अगर हम बात करें तो चौथा आपका है प्रतिषेध, प्रतिषेध, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। और पांचवें रीट की बात करते हैं तो वो आपका है देखा जाए उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोररी, सर्टियोररी। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है उसमें आप देख रहे थे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें सशरीर उपस्थित करना होता है। तो वहीं पर अधिकार परीक्षा की बात करते हैं। तो अधिकार परीक्षा के तहत आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी पद को धारण किया है तो उसकी योग्यता की जांच के संदर्भ में जो रीट जारी होता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। तो वहीं पर तीसरा जो है परमादेश। तो परमादेश देखा जाए न्यायालय के द्वारा जारी किए जाने वाला एक प्रकार का रीट है जो सरकारी और अर्ध सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। तो वहीं पर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है अगर किसी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ये लगता है कि अमुक प्रकरण उस न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है तो वह उस पर विचार करने पर निचली अदालत को रोक लगा सकता है। तो उस रीट को कहा जाता है प्रतिषेध, जो प्रोहिबिशन। तो वहीं पर अगर कोई मामला किसी निचली अदालत में या अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है और अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये लगता है कि जो मामला उस निचली अदालत में या अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वह उस मामले पर रोक लगाने के साथ साथ उस मामले को अपने पास वो मंगा सकता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 5 तरह के रीट जारी होते हैं, सबके अलग अलग महत्व हैं। तो वहीं पर देखा जाए तो जो अनुच्छेद 32 है जिसके तहत ये 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं, 226 है जो हाई कोर्ट को दिया गया है, 32 जो है जो अनुच्छेद का प्रयोग है वो केवल मूलाधिकारों के संदर्भ में है, फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन होता है तो वो जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो वहीं पर 226 जो है मूलाधिकारों के साथ साथ अन्य प्रकार के अधिकारों का भी अगर हनन होता है
तो न्यायालय में जाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 से कहीं ज्यादा व्यापक 226 है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ए लैटेराइट मृदा, बी रेगुड़ मृदा, सी लाल मृदा, डी जलोढ़ मृदा। तो प्रश्न के उत्तर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से निर्मित मृदा जो है वो है रेगुड़ मृदा। तो अब बात ये करते हैं रेगुड़ मृदा को कि रेगुड़ मृदा तो ये कहा जाता है क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में दक्कन के पठार पर ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, इसी से बेसाल्ट चट्टानें निकली थी, बेसाल्ट चट्टान निकली थी। और इसी बेसाल्ट के चट्टान के अपक्षय से यानी वेदरिंग के द्वारा देखा जाए तो रेगुड़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसे काली मृदा के नाम से भी जानते हैं, काली मृदा के नाम से जानते हैं। इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मृदा में कपास की खेती की जाती है। तो वहीं पर इस मृदा को कहा जाता है बिना जोत वाली मृदा, यानी जो काली मृदा है इसे कहते हैं सेल्फ प्लाव सॉइल, बिना जोत वाली मृदा। बिना जोत वाली मृदा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जब इसमें नमी की मात्रा कम होती है तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसके कारण जो है मृदा में जो नमी का ह्रास दर होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए काली मृदा को बिना जोत वाली मृदा कहा जाता है। तो वहीं पर अगर अगली मृदा, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें एक दिया है लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा देखा जाए तो इसे अन्य मृदाओं की अपेक्षा कम उपजाऊ मानी जाती है। इसे ईंट वाली मृदा भी कहा जाता है। यानी लैटेराइट मृदा को क्या कहते हैं? ईंट वाली मृदा, यानी इससे ईंट बनाए जाते हैं, यानी मकान बनाए जाते हैं। तो वहीं पर लैटेराइट मृदा में देखा जाए तो बागानी फसलों की कृषि की जाती है, क्योंकि ये मृदा अन्य जो खाद्यान्न फसल हैं उसकी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो वहीं पर आप देखेंगे अगली मृदा जो है लाल मृदा है, इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। चौथी मृदा जो है वो है जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा क्यों कहते हैं? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। इस मृदा में 3 तरह की मृदा पाई जाती है, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, उसके बाद से इसमें बलुई मृदा। यानी 3 मृदाओं का एक संगठन होता है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। चिकनी मृदा को कहते हैं आपका देखा जाए, दोमट मृदा लोमी सॉइल है, उसके बाद से ये सैंडी सॉइल है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है उत्तर भारत के मैदान में, यानी नदी घाटी क्षेत्र में और तटीय मैदानों में पाई जाती है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहा के लाए गए गाद से निर्मित मृदा होती है और सबसे उपजाऊ अधिक मृदा होती है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार अन्य मृदाओं के बारे में इसमें बताया गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिदनापुर नहर, कसावती नदी, ये सही है। तावा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, मैतूर डैम कावेरी नदी, उकई प्रोजेक्ट तापी नदी। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो मिदनापुर नहर, कासावती नदी सही है, मैतूर डैम ये भी सही है, उकई प्रोजेक्ट तापी नदी ये भी सही है। जो तावा प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पर नहीं है। तावा प्रोजेक्ट जो है वो आपका देखा जाए तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बी सही सुमेलित नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है।
कारण, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए और सही उत्तर दीजिए। तो यहां चुनिए। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन कहता है ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन कहता है ए सही है, आर गलत है। डी कहता है ए गलत है, आर सही है। तो सबसे पहले कथन पे विचार करते हैं। कथन ये कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो 12मासी नहीं होती हैं। उन नदियों में जो वर्षा जल के माध्यम से ही जल का संग्रह होता है, यानी अन्य महीनों में दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं। इसलिए दक्षिण भारत में किसानों द्वारा सिंचाई कार्यों को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए देखा जाए तो प्राकृतिक तालाब में जल का संग्रह करने के साथ साथ कृत्रिम तालाब भी बनाया जाता है। इसलिए दक्षिण भारत में देखा जाए जो अधिकांश सिंचाई की जाती है तालाब सिंचाई की जाती है। अगर और उसी तरह से देखा जाए तो अगर दूसरा कारण क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, तो ये देखिए ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। सवाल ए, कथन ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, इसलिए जोड़ेंगे कारण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसलिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि दक्षिण भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो तालाब है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां मौसमी इसलिए है क्योंकि वहां पर ग्लेशियर नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर जो जल स्रोत है नदियों का वो वर्षा वाला है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर हम बात करें इसमें तो आप देखते हैं कि इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि जायरे, बी कह रहा है नाइजर, सी नील नदी और डी कह रहा है अमेजन नदी। तो आपको बता दें विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी। जायरे नदी, इस नदी को कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो वहीं पर अफ्रीका में ही एक और नदी, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो वहीं पर भारत में एक नदी, इसका नाम है माही नदी। तो माही नदी भारत में देखा जाए तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार 3 सवाल इससे बनते हैं कि विषुवत रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो कांगो और जायरे नदी जो अफ्रीका में पड़ती है, मध्य अफ्रीका में पड़ती है, कांगो गणराज्य से होकर जाती है। तो वहीं पर दूसरी नदी जो है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी देखा जाए तो जो भारत में पाई जाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अन्य नदियों पे बात करें तो देखा जाए तो अगर नील नदी की बात करते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो वहीं पर दूसरी सबसे लंबी नदी देखा जाए तो अमेजन नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। दूसरे नंबर पर आपका नाइजर नदी का स्थान आता है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तन है। ए योकोहामा, बी हिरोशिमा, सी हिटाजी, डी कागोशिमा। तो आपको बता दें कि ये सवाल देखा जाए तो करंट के हिसाब से भी होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर टर्नओवर होता है, किस पोर्ट पर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे व्यस्त बंदर जो समुद्र पत्तन है, पोर्ट है जापान का, वो है योकोहामा। ठीक है, बाकी अन्य जो आपका देखा जाए बंदरगाह इसमें दिए हैं जापान की, वो योकोहामा से कम व्यस्त है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला कहता है चीसा पानी गार्ज स्थित है भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। तो आपको बता दें चीसा पानी जो गार्ज है वो नेपाल के बांके जिला में है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। तो आपको बता दें कि कनारी द्वीप ए कह रहा है, बी मदिरा द्वीप, सी फरो द्वीप, डी वेलिंगटन द्वीप। तो आपको बता दें फरो द्वीप को, यानी फरो द्वीप को देखा जाए तो इसे आपका द्वीप सीप द्वीप कहा जाता है, यानी इसे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये आपका आर्कटिक महासागर के पास है
और ये देखा जाए तो इस द्वीप पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है, फारो द्वीप पर। तो अन्य द्वीपों की अगर हम बात करें, कनारी द्वीप की बात करते हैं, तो कनारी द्वीप कहाँ है? तो कनारी द्वीप आइलैंड की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न सहारा के नॉर्थ वेस्ट में आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो वहीं पर आपका मदिरा द्वीप की बात करें तो मदिरा द्वीप भी देखा जाए उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक। और ये आपका देखा जाए तो मोरक्को के पास स्थित है। अब बात करते हैं वेलिंगटन द्वीप की। तो वेलिंगटन द्वीप जो है देखा जाए ये आपका केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया सापेक्षता के सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के सिद्धांत के लिए। तो आपको बता दें कि जो आइंस्टीन है इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए दिया गया था, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंग्लिश में से कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके लिए दिया गया था, ना कि इक्वल टू mc² के लिए, यानी सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए ना दे करके इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देखा जाए तो नोबेल प्राइज दिया गया। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये मानता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के धरातल पर फोटान कणों के माध्यम से आता है। फोटान यानी प्रकाश के बंडल यानी फोटान कणों के माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर आता है। और इसकी व्याख्या आप स्ट्रीट लाइट यानी जो स्ट्रीट लाइट होती है इसके जलने और बुझने के संदर्भ में जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को फोटान कणों के रूप में परिभाषित करता है। क्योंकि और वहीं पर दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि सूर्य का प्रकाश आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से भी आता है, यानी प्रकाश चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भी आता है। तो सूर्य का प्रकाश के आने के दो तरह की विचारधारा आती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और दूसरा फोटान कणों के रूप में। तो वहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है देखा जाए तो आपका आइंस्टीन को इसी के संदर्भ में देखा जाए तो नोबेल प्राइज दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, ये सही है। बी कहता है ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। सी कहता है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त है, ये भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो आपको बता दें एमीटर जो होता है विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं होता है, विद्युत धारा का मापक यंत्र होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है घास से, शैवाल से, वृक्षों से, धान के खेतों से। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का सबसे मेन स्रोत माना जाता है वो शैवालों से माना जाता है, यानी एल्गी से माना जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो आपको बता दें कि शुक्र को मॉर्निंग स्टार यानी शुक्र, इसे कहते हैं वीनस। तो शुक्र को मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा, भोर का तारा, इसे शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं पर इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं शुक्र को। शुक्र के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस की मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है। इसे 90 से 95% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इस ग्रह को प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी शुक्र। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओब्लीप्रेप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की सीरीज के साथ। थैंक यू।